नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। देश एक किस्म की अराजकता में फंस गया है। दूर देश का ट्विटर यहाँ सबसे भरोसेमंद हेल्पलाइन बन गया है और अपने देश के सरकारी तंत्र की हेल्पलाइनें डेड हो चुकी हैं। सरकार पूरी तरह से अनुपस्थित है। मौत को इतने आसपास मंडराते इतने सारे लोगों ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दिल्ली के शहंशाहों के पास न कोई योजना है, न कोई दृष्टि है। आज के हालात की कल्पना करके एक महान दूरदृष्टा ने यह भविष्यवाणी की थी। संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो। न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, न ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। कवि और शायर गोपाल दास नीरज की एक अमर कविता है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नीरज जी से माफी के साथ आज के समय को दर्ज करने के लिए मैंने इस कविता की एक पैरोडी लिखी है, ताकि सनद रहे जब देश में लाखों लोग कोरोना की भेंट चढ़ रहे थे, तब हमारा राजनीतिक वर्ग नाकामियों, बेहयाइयों के कीर्तिमान बना रहा था। यह कविता आम आदमी की खीज, उसकी हताशा, बेबसी का दर्ज दस्तावेज है और साथ ही यह कविता सरकारी बेदिली से मौत के मुंह में जा पहुंचे अनगिनत लोगों को श्रद्धांजलि भी है, खिराज अकीदत भी है। कोरोना की मार में, लाइन कब्रिस्तान में, ऑक्सीजन की चाह में रह गए कतार में, और हम खड़े खड़े बंगाल देखते रहे। मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है। कारवां गुजर गया, चुनाव देखते रहे। पहली लहर थम गई थी, वैक्सीन बन गई थी, लेकिन नींद तब खुली जब जिंदगी फिसल गई थी। सांस हलक में फंसी थी, सिर्फ भीड़ दिख रही थी। वोट के सैलाब में, मौत के प्रलाप में, लुट गई कली कली कि घुट गई गली गली। लोग थे लुटे लुटे, सरकार से पिटे पिटे। कोविड के उतार का चढ़ाव देखते रहे। कारवां गुजर गया, चुनाव देखते रहे। स्वप्न था दिया कि हर दुखी को प्यार दूं और बात यूं कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर फसाद बेचते रहे। जय श्री राम। वह उठी लहर कि ढह गए किले बिखर और हम लुटे पिटे रक्त नयन में भरे। ओढ़कर कफन पड़े श्मशान देखते रहे। कारवां गुजर गया, बंगाल देखते रहे। कारवां गुजर गया, चुनाव देखते रहे। तोता रटंत, घोघा बसंत मीडिया इस आपात स्थिति में भी अपनी कुटिलताओं से बाज नहीं आया। मौत के सैलाब में भी वह सरकार बहादुर से सीधे सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अपनी बेईमानियों को ढकने के लिए इस हफ्ते उसने अपने फटे में एक नया पैबंद जोड़ा है, सिस्टम। एक तरफ से चैनल दर चैनल एंकर आए इस हफ्ते सिस्टम की तोता रटंत लगाते दिखे। सिस्टम छीन रहा है लोगों की सांसें। कोरोना से ज्यादा वो हेल्थ सिस्टम मार रहा है। कोई कह रहा है कि सरकार फेल हो चुकी है और फेल हो रही है, कि हो चुका है हत्यारा हमारा सिस्टम। वाकई आज कह सकते हैं कि सिस्टम की सांसें उखड़ गई हैं। सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर और मोबाइल तो आप सब लोग इस्तेमाल करते ही हैं, तो इसके जरिए समझाता हूं। हर कंप्यूटर या स्मार्टफोन में एक सिस्टम होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम से घबराने की ज़रूरत नहीं। इसके अलग अलग नाम होते हैं, मसलन एंड्रॉयड, विंडोज़, मैक या फिर लाइनक्स। आप अच्छे से अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर लाकर अपने दफ्तर या घर को सजा सकते हैं, लेकिन यह काम कैसे करता है? यह काम करता है आपकी कुशलता से। यह सिर्फ टिकटॉक वाली वीडियो देखने के काम आ सकता है, या फिर यह सिर्फ गेम खेलने के काम आ सकता है, या फिर बड़े बड़े दफ्तरों के हज़ारों लोगों के मानव संसाधन के प्रबंधन के काम भी आ सकता है। सरकारी मशीनरी के कुशल संचालन का काम भी कर सकता है।
यह निर्भर करता है कि इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला कितना प्रतिभाशाली, कितना जानकार और हुनरमंद है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका बेहतर से बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिर्फ सजावट का सामान बनकर रह जाना है। तो जब आपका कंप्यूटर मनचाहा काम नहीं करता, तब आप ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं पूछते कि वह अच्छा काम कर रहा है या बुरा। आप पूछते हैं उस सिस्टम को चलाने वाले व्यक्ति से, क्या वह इसे चलाने का हुनर भी रखता है? क्या उसके अंदर इस सिस्टम की समझ भी है? आगे बढ़ने से पहले आप खुद देख लीजिए मोदी जी इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझिए। आप बेहतरीन वाली मर्सिडीज, BMW या फिर ऑडी कार खरीद लीजिए, लेकिन यह खुद से नहीं चलती, खुद ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। इसके लिए एक हुनरमंद ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ड्राइवर चौपट निकला तो गाड़ी मंजिल पर पहुंचने की बजाय अस्पताल पहुंच सकती है। सब कुछ निर्भर करता है कि ड्राइवर कितना कुशल है। बिल्कुल उसी तरह यह देश और इसके तंत्र यानी सिस्टम को भी एक कुशल ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। वह ऑपरेटर इस देश का नेता होता है जिसे इस देश की जनता चुनती है। फिलहाल वो चुना हुआ नेता नरेंद्र मोदी हैं। कोई सिस्टम उतना ही कारगर या निकम्मा होता है जितना उसे चलाने वाला ऑपरेटर। इसलिए कोरोना के हाहाकार में मीडिया को सिस्टम की यह थेथरई अब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दांव पर हिंदुस्तानियों की जिंदगियां लगी हैं। जितने व्यक्ति उतने तरह के जुगाड़। मसलन तिहाड़ शिरोमणि ने इस आपदा पर एकदम अलहदा किस्म की चतुराई का मुजाहिरा पेश किया। मोदी जी से सवाल पूछ नहीं सकते, लेकिन प्राइम टाइम पर 1 घंटे रोजाना बिताना भी है, तो महोदय 7वीं कक्षा की किताब लेकर आ गए। उस किताब में दर्ज ऑक्सीजन महात्म्य का जाप किया। देखिए, उसमें उन्होंने कहा है, इस चैप्टर में लिखा है, बच्चों से, 7वीं क्लास के बच्चों की ये किताब है। अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोक कर रख सके। लेकिन जनता को समझ नहीं आया कि इस ऑक्सीजन महात्म्य के जरिए कवि कहना क्या चाहता है। सो जनता ने पूछ लिया, अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन सुधीर चौधरी इतने भर से नहीं रुके। प्राइम टाइम पर 1 घंटा हर दिन पास करना होता है। हफ्ते के बाकी दिन भी उन्होंने इसी तरह की गधापचीसी दिखाई, क्योंकि मोदी जी से सवाल तो पूछ नहीं सकते। मसलन 22 तारीख को रामनवमी आ गई तो भाई साहब ने ईंट, रोड़ा, गारा माटी मिलाकर भानुमति का एक ऐसा कुनबा जोड़ा कि राम का वनवास असल में आज का लॉकडाउन ही है। उन्होंने तो 14 वर्ष का वनवास किया, आप 14 दिन का वनवास नहीं कर सकते। आपको भी कुछ दिनों का वनवास लेना होगा। भगवान राम ने तो 14 वर्षों का वनवास लिया था। आपको 14 वर्ष नहीं लेना, आप बस 14 दिन का भी वनवास ले लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात होगी। आप यह तय नहीं कर पाएंगे कि सुधीर चौधरी या फिर किशोर राजवानी जैसे एंकर आएं कर्मकांडी ज्यादा है या पाखंडी ज्यादा है। मसलन जब दूसरी वेव का कहर पूरे देश पर नाजिल है, तब यह एंकर छल फरेब की एक पूरी दुनिया अपने चैनल पर सजा कर बैठ गया। श्री राम कथा से जुड़े एक साक्ष्य की तलाश में हमारी टीम मध्य प्रदेश के घने जंगल में इतने अंदर तक चली गई कि वहां से जिंदा लौटना मुश्किल हो गया। लेकिन दावा ही ऐसा था कि हम क्या करते। कहते हैं उस जंगल के सबसे ऊंचे पर्वत पर युगों पुराना एक किला है जिसकी कहानी जुड़ती है श्री राम से। दावे के मुताबिक वनवास से अयोध्या लौटने के बाद श्री राम ने उस किले की बागडोर लक्ष्मण को सौंपी थी ताकि लंका पर नजर रखी जा सके। इन बेशर्मियों की अब इंतहा हो चुकी है। जब देश में दूसरी वेव के चलते लोग मर रहे हैं, तब इस तरह के कार्यक्रम के जरिए कौन सी जनहित की पत्रकारिता हो रही है। एक बेसिर पैर के मिथकीय कहानी को फर्जी तरीके से घंटा भर दिखाने का औचित्य चैनल के न्यूज़ सेंस की कलई तो खोलता ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात वही है कि जब मोदी जी से सवाल पूछना नहीं है तो फिर घंटा भर पास करने का तरीका और क्या हो सकता है। किशोर राजवानी या फिर सुधीर चौधरी जैसे एंकरों ने बारंबार यह साबित किया है कि मीडिया का मौजूदा मॉडल फेल हो चुका है। इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी में भी वह जनता के सवाल सत्ता से नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसकी नब्ज सरकारों ने दबा रखी है। इस महामारी ने साबित किया है कि अब मीडिया का पारंपरिक मॉडल बदलने का वक्त है। नया मॉडल एक ही हो सकता है, सब्सक्रिप्शन का मॉडल। न्यूज़ लॉन्ड्री पर तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स और खबरें इस महामारी के दौर में भी आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि यह आपके समर्थन से चलता है।
300 रुपए की बहुत छोटी सी रकम है जिसके जरिए आप स्वतंत्र पत्रकारिता का हाथ मजबूत कर सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। न्यूज़ लॉन्ड्री की हिंदी वेबसाइट शुरू हो चुकी है। आप hindi.newslaundry.com पर जाएं। वहां आपको अपनी पसंदीदा खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट, पॉडकास्ट, वीडियो शोज और लेख मिलेंगे। उन्हें देखें, पढ़ें और अपनी सलाह हमें ज़रूर दें। इस आपदा में कुछ चैनलों ने अपनी पुरानी परिपाटी तोड़ी है। सरकार के नुमाइंदों से ज़रूरी सवालात किए हैं। हालांकि उनके जवाब न तो मिलने थे न मिले, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर रूबिका लियाकत ने एक से ज़्यादा मौक़ों पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को लगभग नंगा कर दिया। शब्दों का जाल बुनिए, यहाँ पर बेहुदा सिस्टम का जाल बुना हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर शब्दों की मर्यादा रखूं, इस बात की मर्यादा रखूं। लोग मर रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी है? वो माँ के कदमों में बेटे की लाश पड़ी हुई, वो तस्वीर देखी है आपने? और आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं मैं बेईमानी कर रही हूँ। आप अभी भी इस घमंड में बैठे हुए गौरव भाटिया कि हमने बहुत शानदार काम किया है। बोलने के लिए मेरे पास 24 घंटे हैं। कम पड़ेंगे 24 घंटे। मुझे बेईमानी शब्द से ऐतराज़ है गौरव भाटिया। नहीं करूंगा, कोई बेईमानी नहीं ना, बिल्कुल नहीं गौरव भाटिया। आप बस अपने सवाल का जवाब दीजिए कि आप शर्मिंदा नहीं है गौरव भाटिया कि एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाने से बेहतर इतना शानदार काम किया है, इतना बढ़िया काम किया है। हाँ, देश में जितनी भी सरकारें इतना शानदार काम किया है। इतनी आपने वैक्सीन बना दी, आपने स्वदेशी वैक्सीन बना दी, आपने हर जिले में टेस्टिंग सेंटर खोल दिए। उसके बावजूद टेस्ट के रिजल्ट आने में 4-4 दिन लग रहे। उसके बावजूद गौरव भाटिया मैं आपको कह रही हूँ, आप 5 लोगों को बेड दिलवा देंगे, इतना रसूख होगा। छठे को दिलवाने में मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आप भी असफल हो जाएंगे। इस वक्त पूरे देश में हालात ये हो रखे हैं। ज़ाहिरन टेलीविज़न बहसों की तूतू मैमे का कोई ख़ास हासिल तो होता नहीं। हाल के सालों में यह बस सरकार के प्रोपेगेंडा प्रचार का जरिया बन गया है, जहां सारे सवाल और हमले विपक्ष पर किए जाते हैं। लेकिन इस तरह से कड़े सवाल पूछने का सिलसिला अगर शुरू हुआ है तो देखते हैं कब तक चलता है। दूसरी तरफ विदूषक भाजपा प्रवक्ताओं की फहरिस्त दिनों दिन लंबी होती जा रही है। संबित पात्रा ने इस हफ्ते बाजी मारते हुए कुछ नया किया। मुद्दे पर बात करने या जवाब देने के वो हर काम अच्छे से करते हैं। कॉमेडी नाइट्स विद संबित पात्रा चलाया जाए। ऐसे अंगड़ाई ले रहे थे, हाँ ऐसे गिरने वाले थे। कॉमेडी नाइट्स विद संबित पात्रा चलाया जाए। मूवी का अर्थ होता है एंटरटेनमेंट, 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 ठीक। लेकिन इस कॉमेडी नाइट्स और कॉमेडी ऑफ एरर्स के बीच संबित पात्रा बड़ी सफाई से एक झूठ बोल गए। आप देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल अपना जारी किया है वक्तव्य कि दोनों को टीके एक ही रेट में, राज्य को और केंद्र सरकार को, दोनों को टीके एक ही रेट में मिलेंगे। इन्हीं मौकों पर एंकराओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब सरकार का नुमाइंदा यानी संबित पात्रा खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, तब रूबिका लियाकत ने पलटकर उनसे सवाल भी नहीं किया। इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। या तो उन्हें खुद विषय की जानकारी नहीं है, या फिर सरकार के साथ मिलकर वो उसके प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए हैं। दोनों ही स्थितियां पत्रकारिता के लिए नुकसानदेह हैं। हम आपके सामने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों के बारे में कुछ तथ्य स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि न तो रूबिका यह सवाल पूछेंगी, न पात्रा सच बोलेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ने 3 कीमतें तय की हैं। राज्यों के लिए 400 रुपये प्रति डोज, निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति डोज और केंद्र सरकार को वह 150 रुपये में यही डोज देगी। केंद्र और राज्यों की कीमत को लेकर संबित पात्रा ने दावा किया कि सब कीमतें एक समान हैं। यह बात बेबुनियाद है। 24 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट करके साफ कर दिया कि केंद्र को दोनों वैक्सीन 150 रुपये में ही मिलेगी और राज्यों के लिए यह 400 रुपये है। इस आपात स्थिति में भी गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में अपनी चुनावी रैलियां जारी रखी। टीवी पर धींगा मुश्ती के मंच सजे, लेकिन मजेदार कहानी जो सामने आई वह थी नवभारत टाइम्स की। लखनऊ के विशेष प्रतिनिधि के हवाले से 25 अप्रैल को फ्रंट पेज टॉप हेडलाइन खबर लगाई गई कि प्रदेश में ऑक्सीजन, बेड, दवा की कोई कमी नहीं है। कई और अखबारों ने भी इसी तर्ज पर रिपोर्टिंग की। लेकिन इस घटना की पिछली शाम यानी 24 अप्रैल को नवभारत टाइम्स के दिल्ली संस्करण ने ट्वीट करके जानकारी दी कि नोएडा के सेक्टर 30 के चाइल्ड पीजीआई में ऑक्सीजन के अभाव के कारण 8 संक्रमित लोगों की मौत हो गई। यह तो हुई नवभारत टाइम्स की गधापचीसी। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि मुख्यमंत्री के साथ संपादकों की बैठक में जो प्रेस रिलीज टाइप वक्तव्य मुख्यमंत्री देंगे, उसे आंख मूंद कर संपादक गण पहले पन्ने पर छाप देंगे। वह भी तब जब सांस फूलने की, जान जाने की अनगिनत तस्वीरें हमारे सामने हैं। सर कोई दिक्कत खत्म नहीं हुई, ऑक्सीजन सप्लाई वैसे ही है।
आधे घंटे का 1 घंटे का बैकअप है, आ रही हैं एम्बुलेंस जो हैं वो पेशेंट के बजाय ऑक्सीजन सिलेंडर्ड हो रही हैं। सर इसमें भी प्रशासन ने बहुत बड़ी चूक करी है। पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन हॉस्पिटल में आता था, हॉस्पिटल अपने मरीजों को लगाता था। अब हॉस्पिटल में आ नहीं रहा, मरीजों को डायरेक्ट प्रशासन बांट रहा है। अक्सर आपने पुरानी पीढ़ी के लोगों को नई पीढ़ी को कोसते देखा और सुना होगा। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दुख संस्कारों के खत्म हो जाने का लगा रहता है। मसलन सबसे घिसा पिटा डायलॉग है, आजकल के लौंडे हाथ से निकल गए हैं। लेकिन हम एक अलग किस्म के समय में जी रहे हैं। यहाँ तमाम वो चीज़ें हो रही हैं जो कुछ समय पहले तक सोची भी नहीं जा सकती थी। मसलन किसने सोचा था कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री की ईव टीजिंग करेगा। ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। खैर, आजकल यह बात सामान्य हो चुकी है। पुरानी पीढ़ी स्मार्टफोन पर दिन भर व्हाट्सएप फॉरवर्ड में लीन रहती है। अपने पढ़ाई लिखाई के दिनों में उन्होंने नेहरू, गांधी या आज़ादी के आंदोलन का उतना अध्ययन नहीं किया था जितना अब व्हाट्सएप के आविष्कार के बाद कर रहे हैं। खैर, जो लोग युवा पीढ़ी को कोसते हैं वो अनजाने में ही एक तथ्य भूल जाते हैं कि इस युवा पीढ़ी को पालने पोसने, उसे संस्कार देने का जिम्मा उन्हीं लोगों के ऊपर था। तो आज जो फसल सामने है, अच्छी है या बुरी है, आप ही की बोई हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी चौड़ी भूमिका का मकसद क्या है। पुरानी पीढ़ी के एक बुजुर्ग पत्रकार हैं आलोक मेहता। कई अखबारों और पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। यूपीए के शासनकाल में 24 अकबर रोड का चक्कर लगाते थे। आजकल दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का फेरा काट रहे हैं। खैर, यह तो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मेहता जी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। यह बात महत्वपूर्ण है। तो बीते दिनों बुजुर्ग मेहता जी ने कुछ ऐसा किया कि नई पीढ़ी के पत्रकार समझ ही नहीं पा रहे कि उनसे प्रेरणा लें या फिर उन्हें दौड़ा लें। मेहता जी ने बाकायदा ट्वीट करके प्रधानमंत्री को टैग करके मांग कर डाली कि अब समय आ चुका है जब अभिव्यक्ति के कुछ अधिकारों में कटौती कर दी जाए। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही टर्र टर्र करने लगे हैं। यह बात कोई नेता कहे तो कहे, एक पत्रकार जो संपादकों के गिल्ड का अध्यक्ष भी रहा है वह कहे तो पत्रकारों की नई पीढ़ी उनसे क्यों न प्रेरणा ले। हिंदुस्तान की बर्बाद पत्रकारिता और दिवालिया पत्रकारों पर किसी को क्यों शर्माए। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बात है कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट स्कूप वूप से है। इसे शाहबाज अंसार ने अंजाम दिया है। यह रिपोर्ट दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को बड़ी सफाई और संवेदनशीलता से हमारे सामने रखती है। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में पैदा हुए हालात और लोगों में पैदा हुए डर और बेचैनी को यह रिपोर्ट हमारे सामने लाती है। मुझे ये तो रिफिल कराना ही है सर। रिफिलिंग तो हो जाएगी सर, मेरे पास रिफिलिंग की फैसिलिटी है आपके लिए। आप आइए, तुरंत मिलेगा आपको। अरे सर थैंक यू सो मच। नहीं भी दोगे तो भी छोड़ देंगे, पर गैस दे देंगे। अरे सर थैंक यू सो मच। ठीक है। रात में सो पा रहे हैं आप लोग? सोते हैं सर, थोड़ी देर। फ़ोन तो बजते ही हैं रात भर, कोई 12 बजे कोई 1 बजे। अब जो उनको गाइड कर सकते हैं कर देते हैं। किसी को देनी भी होती है तो चले भी जाते हैं उठ के देने, जो बिल्कुल मजबूर है तो उनको पहुँचवा भी देते हैं। यहाँ इस शॉप पे क्यों आए हुए? सर सिलेंडर रिफ़िल कराने आए हैं, तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था हमारा, तो रिफ़िल कराने आए हैं। तब तक एक और सिलेंडर से वो ले रहे हैं। ऑक्सीजन घर पे आईसीयू बनाया हुआ है क्योंकि बेड तो मिला नहीं उनको। तो ये जो हॉस्पिटल्स ने पैकेजेस बना दिए हैं 15,000 पर डे, 20,000 पर डे, और घर पे ही मशीन्स ले आके वो करना पड़ा एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि हमें हॉस्पिटल बेड नहीं मिले। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना के नियमों का पालन कीजिए, अपनी क्षमता भर लोगों की सहायता कीजिए। ध्यान रखिए, दुनिया में मानवता किसी सरकार और सिस्टम के बनने से हजारों साल पहले से मौजूद रही है। जब सरकारें नहीं थी तब भी मनुष्य की सामाजिकता, उसकी संवेदना ने मानव जाति को बचाए रखा था। आज भी वही सामुदायिकता और मानवीय संवेदना इस संकट से बचाएगी, क्योंकि सरकारों की सीमाएं और क्षुद्रताएं उजागर हो चुकी हैं। अपने आसपास नज़र बनाए रखें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। नमस्कार।